Hello everyone, welcome to this live sessions of the CIB special classes. So आज हम कवर करने वाले हैं ABM की यूनिट 2 दैट इज सप्लाई एंड डिमांड. ओके, सो पार्ट 1 में हमने अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज सप्लाई and supply schedule, supply curve, that all things we understood in the part 1. Today the same thing we are going to understand about the demand. Okay, and there are a lot of things that you also have to understand, and whatever the things I am just going to convey here, the same thing actually in the examination that you can just face. Okay, so I'm just going to start the session now. So there are some points that we are going to cover in this session, like the shift in demand, the supply schedule, the supply curve, factors affecting the market supply. Okay, in the previous session we understood about the what the different factors that may affect the your demand supply, shift in supply, equilibrium of the demand and supply curve, and the effect of the shift in supply and demand. Okay, so that are the some points that we are going to understand. Okay, the important thing that जो भी आपको important लगता है आपको तुरंत उसको पेन डाउन करना है. ठीक है, right? So now understand what we understand by the shift in demand. Just a minute. Okay, when we talk about the shift in demand, you can understand. Look, अब मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, सो लुक, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिमांड, सपोज दैट हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, या फिर लेट्स फॉरगेट द प्रोडक्ट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कार. ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक कार का. ठीक है, सो कार इज द थिंग दैट इसके लिए बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे. दैट मीन्स सेलर भी कार, सेलर्स कार बेच रहे होंगे और कार लोग खरीद रहे होंगे. ओके, दैट मीन्स जहाँ भी हम मार्केट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जहाँ भी हम मार्केट की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बायर्स एंड द सेलर्स. ओके, सो बायर्स बेसिकली, बायर्स एक्चुअली जनरेट द डिमांड. ओके, जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड कौन जनरेट करता है? डिमांड जनरेट करते हैं बायर्स. ओके, एंड जब हम बात करते हैं सप्लाई की, सो सप्लाई कौन देता है? दैट इज गिवन बाय द सेलर्स. राइट, so buyers and sellers like demand and the supply, that we actually understood. Right, now understand that what we understand by the shift in demand. In the previous sessions we understood about that what factors can affect the demand. That means ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं बात कर रहा था वहाँ पे मैंने बात करी थी डिमांड शेड्यूल की. इफ़ यू रिमेंबर्ड, in the part 1 I covered the thing about the demand schedule. मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था? It is a relationship between the price and the quantity demanded. Okay, बस look, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, मैं जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूँ. ओके, तो जब हम बात करते हैं डिमांड की, अच्छा डिमांड की बात कर रहे हैं तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, अगर मैं बात करूंगा सप्लाई शेड्यूल की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई शेड्यूल की. ओके, सो अगर मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई शेड्यूल की, दैट मीन्स अब मैं किसकी बात करूंगा? सेम, मैं बात करूंगा प्राइस. दैट मीन्स हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं फॉर व्हाट, लाइक प्राइस एंड द क्वांटिटी दैट इज सप्लाइड. ओके, सो प्राइस एंड द क्वांटिटी दैट इज सप्लाइड. तो हम इनके बीच में क्या निकाल रहे हैं? रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज अ डिमांड शेड्यूल एंड द सप्लाई शेड्यूल. अब डिफरेंस क्या था? मैंने बताया था जब भी हम शेड्यूल की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. जब भी हम बात करेंगे शेड्यूल की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. और जब हम बात करेंगे कर्व की, दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व. ओके, अगर हम बात करेंगे शेड्यूल की, दैट मीन्स टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. अगर हम बात करेंगे कर्व की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि ये आपका जैसे कि ये डायग्राम है. ओके, तो दिस इज नोन एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, और जब हम टैबुलर की बात करते हैं, दैट मीन्स जहां पे हम टेबल फॉर्मेट में प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड लिखे. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल एंड कर्व. अगर ये अंडरस्टैंड हो गया, सो यहाँ पे आपने बहुत सारे पॉइंट्स चैप्टर के ऑलरेडी फिनिश कर लिए. ठीक है, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ. ठीक है, सुनिए.
जब हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड की, ओके, अब मुझे एक चीज़ बताना, जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारा जो है रिलेशनशिप बिटवीन था जो डिमांड का था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं दैट इज प्राइस एंड द क्वांटिटी, बिकॉज शिफ्ट इन डिमांड की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। नाउ अब जब मैं कर्व की बात करता हूँ तो यू नो दैट जब हम बात करते हैं प्राइस, मतलब देखो डिमांड कौन जनरेट करता है, देखो अगर ये समझ में आ गए तो पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। डिमांड कौन जनरेट करता है, ऑब्वियसली डिमांड जो जनरेट करता है बायर्स करते हैं। अच्छा एक चीज बताना, बायर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बायर्स को जो प्रोडक्ट है, अगर मैं बात कर रहा हूँ बायर्स को प्रोडक्ट क्या चाहिए होता है, बायर्स को प्रोडक्ट हमेशा हमेशा कम प्राइस पे चाहिए होता है, ओके। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, दैट मीन्स वहां पे क्वांटिटी कम होती जाएगी, ओके। सो कभी भी हम बात करते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोप में होता है। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी इतनी है, अगर प्राइस कम, अगर प्राइस देखो अब मैं धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा हूँ, अगर प्राइस कम हो रहा है फिर क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, फिर प्राइस इधर और कम करा फिर क्वांटिटी बढ़ती जा रही। सो दैट फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जब भी हम डिमांड की बात करते हैं दैट मीन्स इट इज डाउनवर्ड स्लोप, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, जस्ट लेट मी इरेज, बिकॉज देखो मैं हर चीज बेसिक से समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, सपोज दैट ये ग्राफ था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। अब एक चीज समझिएगा, शिफ्ट जब भी हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड की, तो शिफ्ट जब भी प्राइस को छोड़ के, देखो यहाँ पे प्राइस था और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था। जब भी प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड में इफेक्ट पड़ता है तो वहां पे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, ओके। सपोज दैट अगर मैं बोलता हूं कि किसी फैमिली की, ओके, किसी कोई पर्सन है, हम फैमिली छोड़ दे, किसी पर्सन की अगर इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, अगर किसी पर्सन की, अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है, अगर इनकम बढ़ जाती है दैट मीन्स पहले वो जिस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी अफोर्ड कर पा रहा था या जिस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहा था, सो यू विल से दैट उसी प्राइस पे अब वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है, राइट। सो हम कहेंगे कि अगर सब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं ये प्राइस था सपोज एट 10 रुपीज़ और ये क्वांटिटी डिमांडेड थी 100, ओके। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ पे 100 क्वांटिटी किसी पर्सन ने बाई करी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने जो था 10 रुपीज़ पे 100 क्वांटिटी बाई कर रहा था, ठीक है। अब उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो इनकम बढ़ गई तो 10 रुपए पे अब वो ज़्यादा क्वांटिटी उसको वो कर सकता है, राइट। सो दैट मीन्स ना यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि अब उसकी इनकम रेज हो गई, दैट मीन्स ये जो कर्व है ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो ये शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स अब जो है डिमांड जो है वो बढ़ गई क्योंकि उस इंडिविजुअल की इनकम जो है वो बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि टेस्ट, ओके, टेस्ट शिफ्ट टू द ग्रेटर पॉपुलैरिटी, पॉपुलेशन लाइकली टू बाई राइजेस, ओके, इनकम राइजेस, दैट वी एक्चुअली अंडरस्टूड। सपोज इट मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, सपोज इट हम बात कर रहे थे कार की, ठीक है। अगर कोई कार है, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, अगर मान लो कि अपने इंडिया में एवरेज इनकम जो है वो रेज हो जाती है, ठीक है, एवरेज इनकम रेज हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कार की जो सेलिंग थी, ठीक है ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, या कार की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज अ वन ऑफ द फैक्टर, ओके, जिससे कि जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं, जैसे हमने आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पहले जिस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, क्योंकि अब किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई तो उसी प्राइस पे जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, दैट्स इट, ओके। नाउ अगर हम बोले कि क्या डिमांड क्या कम भी हो सकती है, तो यस, जो बढ़ सकता है वो कम भी हो सकता है। सपोज दैट किसी इंडिविजुअल की, अगर मैं सिर्फ इनकम का ही एग्जांपल ले रहा हूं, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम कम हो गई, अगर इनकम कम हो गई तो पहले वो जहां 10 रुपए में जितनी क्वांटिटी, ठीक है, पहले इस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा था, अब इसी प्राइस पे जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अ शिफ्ट इन डिमांड,
आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे थे कि पहले जहाँ पे जैसे से प्राइस बढ़ता जाता है डिमांड क्या होती है, कम होती जाती है, जैसे से प्राइस बढ़ता जाता है डिमांड कम हो जाती है, और जैसे प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। अब शिफ्ट इन डिमांड में हमने क्या समझा कि अगर इनकम बढ़ जाती है दैट मीन्स अब उसी प्राइस पे डिमांड जो है लोगों की बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि इनकम बढ़ गई, एवरेज इनकम बढ़ गई, तो लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। दैट इज रिटन इन दिस शिफ्ट इन डिमांड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, now understand the supply schedule. What we understand by the supply schedule, as I explained you that जब भी जहां भी आपको शेड्यूल दिखेगा, ठीक है, शेड्यूल दैट मीन्स, दैट क्लियरली मीन्स दैट द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब जब भी हम टेबल में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, दैट्स इट। ओके, सो देखो बहुत ही सिंपल है। अगर हम डिमांड शेड्यूल की बात करें तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, अगर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो प्राइस एट द क्वांटिटी सप्लाइड, दैट्स इट। ओके, नाउ जस्ट रीड दिस। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज, और यू कैन ऑल्सो रिलेट इट टू द प्रोडक्ट दैट आर सप्लाइड बाय अ सप्लायर, क्योंकि हम यहाँ पे सप्लायर की बात कर रहे हैं, सप्लाई, ओके। So at a different price level over the period of the time, so it is shows the relationship between the price of the goods and the quantity of the goods that is supplied, ठीक है। अब इसको हम एक चीज से समझते हैं, जैसे देखिए मैंने क्या कहा, जब भी शेड्यूल दिखेगा दैट मीन्स टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखो एक चीज बताना, हम जब भी बायर्स की बात करते हैं, सपोज दैट ही इज अ बायर, अगर ये बायर है तो अगर ये बायर है तो ये क्या प्रेफर करेगा, अगर हम बायर हो तो हम क्या प्रेफर करेंगे, दैट मीन्स हम प्रेफर करेंगे कि जो प्रोडक्ट जितना सस्ते से सस्ता मिल सके, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो भी जब भी हम कम प्राइस की बात करते हैं वहाँ पे डिमांडेड क्वांटिटी दैट मीन्स वो हायर होती है। लेकिन जब हम सेलर की बात करते हैं, जब हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा प्राइस मिले, ठीक है। वहां पे हम क्या चाहते हैं, हमें ज्यादा प्राइस मिले। अगर हम बात कर रहे हैं सप्लाई शेड्यूल की, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। अगर सप्लायर की बात, सप्लाई शेड्यूल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और सेलर का मतलब क्या है, सेलर हमेशा सोचता है कि उसको ज्यादा प्राइस मिले, ठीक है। तो ज्यादा प्राइस पे सप्लाई भी ज्यादा होगी, ठीक है ना, ज्यादा प्राइस पे सप्लाई भी ज्यादा होगी, यही चीज है इसमें। देखो अगर किसी चीज का 10 रुपए पर केजी, दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर है वो सिर्फ 100 पर केजी जो है, दैट इज 100 केजी दैट ओनली वांट टू सप्लाई, ओके। यहाँ पे 20 हो गया प्राइस, तो जो सप्लायर है वो 200 करना चाहता है। यहाँ 30 हो गया तो सप्लायर जो वो 300 क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है, और 40 अगर कर दिया तो यहाँ पे सप्लायर 400 करना चाहता है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है सप्लाई क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पे सप्लायर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, वहां पे सप्लायर को अपना प्रॉफिट जो है वो दिखने लगता है, ठीक है। सो सप्लायर हमेशा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेगा, ठीक है। तो सप्लायर और सेलर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी बढ़ती जाएगी, ओके। इसी चीज को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखेंगे, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा वो शेड्यूल था, दैट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। लुक, price and the quantity supplied, and that is a tabular representation. That's why we have just understood under the supply schedule. Now understand what we understand by the supply curve. You can understand the supply curve is just a graphical representation of the price and the quantity supplied. Price and the quantity supplied. Now you can understand the very important thing here. Look, when we talk about, if अगर मुझे ये जो है जस्ट अ मिनट, अगर मुझे यहाँ पे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टैबुलर इसका टेबल का करना है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस और यहाँ पे मैंने लिखा दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। अब सपोज दैट प्राइस कितना था, 10 था, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 100 थी, राइट। प्राइस कितना था, 20 था, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 200 थी। प्राइस कितना था, 30 था, क्वांटिटी सप्लाइड 300। प्राइस कितना था, 40,
or quantity supplied that is 400. Now when I just want to make the graph here, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिस, थर्ड पॉइंट, जस्ट अ मिनट, ओके, थर्ड पॉइंट दिस, ओके, फोर्थ पॉइंट दिस, राइट. सो अगर मैं पॉइंट बनाता हूँ तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि ये कुछ इस तरह से बनेगा. दैट मीन्स दिस इज नोन एज द अपवर्ड स्लोप. दिस इज नोन एज अ अपवर्ड स्लोप, क्योंकि कर्व जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ रही है. ओके, अपोजिट ऑफ दैट हमने पढ़ा था डिमांड में, हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो बायर्स की डिमांडेड क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. अगर वो कम होती जा रही थी इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोप था. और ये क्योंकि प्राइस के साथ साथ सप्लायर जो हैं वो प्रॉफिट अपना देखने लगते हैं, इसलिए सप्लाइड क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये जो है ये अपवर्ड स्लोप में होता है. ठीक है, सो ये है द सप्लाई शेड्यूल एंड द सप्लाई कर्व. आई थिंक दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीवन. ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द सप्लाई कर्व, so the supply curve is drawn as a slope rising upward from left to right since product price and quantity supplied are directly related. Okay, बहुत ही important point है. जब भी हम बात करेंगे supply curve की, you can understand price and the quantity supplied. Price and the quantity supplied. That means अगर हम इसकी directly proportional की बात कर रहे हैं, that means जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाइड क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी. दैट इज नोन एज अ सप्लाई कर्व. ओके, now what are the different forces that affect the market supply. अब हम पढ़ने वाले हैं कि मार्केट सप्लाई को कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो इसमें सबसे पहले है दैट इज इनपुट प्राइस. अब मैं एक और बात बोलूंगा, मैं बात बोलूंगा जब भी आप पढ़ेंगे डिमांड, ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे डिमांड, दैट मीन्स आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, दैट मीन्स बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. अच्छा, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते थे, दैट इज योर इनकम, दैट इज योर टेस्ट, ओके, दैट मैनी अदर फैक्टर्स. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई की, सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, देन यू हैव टू वॉच इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर. ओके, सो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फर्स्ट पॉइंट दैट इज द इनपुट प्राइस. ओके, so when just example this is, that is to produce its output of the ice cream, sellers use various input like the cream, sugar, flavoring, ice cream machines, and okay, and the buildings in which the ice cream is made. Okay, and the labor of the workers to mix the ingredients and to operate the machine, right? So when the price of the one or more of these input rises, producing ice cream is less profitable. इसका मतलब ये है जब भी हम बात करते हैं इनपुट प्राइस की, यू कैन अंडरस्टैंड कि इनपुट प्राइस का मतलब ये है, अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जैसे हम एक आइसक्रीम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्रीम भी है, शुगर भी है, फ्लेवरिंग भी है, आइसक्रीम मशीन्स भी उसमें यूज़ हो रही हैं फॉर मेकिंग द आइसक्रीम. ओके, एंड जिस बिल्डिंग में ये बन रही है उस बिल्डिंग का भी रेंट होगा. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जितने भी ऐसे प्राइस, इनके भी प्राइसेस हैं, और अगर इनके प्राइसेस में चेंज आ गया, सपोज दैट इनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए, अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे दैट मीन्स ये अफेक्ट करेंगे मार्केट सप्लाई को. ठीक है, सो ये किसको अफेक्ट करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे मार्केट सप्लाई को, और इसकी वजह से जो आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहा था सप्लायर, वो क्या होगा, वो लेस प्रॉफिट में होगा, वो उसका प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा. ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, जस्ट रीड दिस. If input price rise substantially, a firm might shut down and supply no ice cream at all, and thus the supply of a good is negatively related to the price of the input used to make the good. अगर input prices ही बढ़ जाएंगे, देखो सप्लायर को क्या चाहिए होता है, सप्लायर को प्रॉफिट चाहिए होता है. अगर इनपुट प्राइस ही बढ़ गया, सपोज दैट कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, हार्डवेयर जो हो गए बहुत महंगे हो गए, हार्डवेयर के प्राइसेस बहुत बढ़ गए. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि कंप्यूटर जो है, अब हार्डवेयर के प्राइसेस बढ़ गए, दैट मीन्स कॉस्ट बढ़ गई, दैट मीन्स वहाँ पे सप्लायर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड इज अ टेक्नोलॉजी.
when we talk about the technology, you can understand, suppose that the technology for the turning input into ice cream is another determinant of the supply. The invention of the mechanized ice cream machine, for example, reduce the amount of the labor necessary to make ice cream by reducing firm costs. The advance in technology raise the supply of the ice cream. Now understand, लुक, अगर मैं बात करता हूँ कि कोई कंपनी थी जो आइसक्रीम बनाती थी, अब वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स लग गई हैं, ठीक है। जब एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स लग गई हैं तो उन्होंने एक तो टाइम सेव कर दिया, ठीक है। पहले जितने समय में आइसक्रीम्स बन के तैयार हो रही थी, अब उससे कम समय में आइसक्रीम तैयार हो रही है। सेकेंड, जो लेबर कॉस्ट थी, पहले जो जिस काम के लिए लेबर लगे हुए थे वो लेबर की भी ज़रूरत नहीं है, तो लेबर कॉस्ट भी कम हो गई, तो वहाँ पे कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, ओके। एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू रेज द सप्लाई ऑफ द आइसक्रीम। ये क्या करेगा, ये आइसक्रीम की सप्लाई को जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। थर्ड, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. This means business can supply more at each price, and lower cost could be due to the lower wages, lower raw material cost. Okay, so that is known as a cost of production. I think you can understand now, right? Fourth is the price of the related good, and the fifth is the government policy. Government policy, right? Like you can understand कि ये negatively भी impact कर सकती है. Suppose that government ने कोई रूल निकाल दिया कि मिनिमम वेज लॉस का रूल निकाल दिया कि आपको जो भी लेबर्स हैं उनकी आपको मिनिमम जो है वो 1500 देना ही देना है, ठीक है, मिनिमम। सो जब वहाँ पे क्या है, ये निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी को, ठीक है। ये प्रॉफिट क्या करेगा, कम करेगा। तो जिस भी केस में प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, सो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द मार्केट सप्लाई, लाइक द इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, एंड मैनी फैक्टर्स जो एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सो एग्जाम में अगर पूछे जाता है कि फैक्टर्स जो होते हैं कौन से अफेक्ट कर सकते हैं मार्केट सप्लाई को, तो आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दैट इज अ सेलर्स, ओके। सपोज दैट एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट सप्लाई, ओके, एंड व्हाट आर द नॉट फैक्टर, ओके। सपोज दैट द क्वेश्चन इज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर दैट मे अफेक्ट द मार्केट सप्लाई, okay, and there is the options mentioned like the input price, technology, income, cost of production, okay, government policy, then you can understand कि income जो है वो demand का factor है, ठीक है। income क्या है, demand का factor है। income is not the factor of the supply, okay। supplier को आपकी income से कोई मतलब नहीं है, ओके, बट सप्लायर को उसके इनपुट प्राइस से मतलब है, सप्लायर को उसकी टेक्नोलॉजी से मतलब है। सेम वे अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो किसी भी बायर को सप्लायर के इनपुट प्राइस से मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर ये अंडरस्टैंड हो रहा है सो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ जैसे कि हमने शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा, सेम वे व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द शिफ्ट इन सप्लाई। You know, when we talk about shift in supply, as you can understand, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो सप्लाइड क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है। बट अब सपोज दैट, जस्ट रीड दिस, when changes in factor other than the goods own price. Now understand, because प्राइस को तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, प्राइस तो हमारा वर्टिकल एक्सिस में है ही है, ओके, एंड द क्वांटिटी सप्लाइड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो अब इसके अलावा जो फैक्टर्स होंगे, लाइक प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होंगे, प्राइस के अलावा अभी हमने कौन से फैक्टर्स पढ़े, लाइक द इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, ओके, उनकी वजह से अगर मार्केट में कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड द शिफ्ट इन सप्लाई, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, सपोज दैट फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन, दैट मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से सप्लाई बढ़ गई, लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कम आ रही है, ठीक है। अब फॉल इन द इनपुट प्राइस, किसी जैसे हम आइसक्रीम का वहाँ पे हमने आइसक्रीम का हमने एक वहाँ पे एग्जांपल लिया था, सपोज दैट क्रीम के प्राइस कम हो गए, सपोज दैट और भी जो उसमें प्रोडक्ट थे उसके प्राइस कम हो गए, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई जो होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर हमारा इनपुट प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि सप्लाई जो है बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट अब कंपनी का बढ़ रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मतलब बहुत अच्छी मशीन्स आ गई, ठीक है, जो सप्लाई अच्छी कर रही हैं। सो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, लोअर प्रोडक्ट टैक्सेस, लेस कॉस्टली रेगुलेशंस, ओके। सो रेगुलेशंस दैट मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो काफ़ी रिलैक्सेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे भी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है।
अब हम बात करें फैक्टर्स दैट इंक्रीज सप्लाई, नाउ अंडरस्टैंड फैक्टर दैट डिक्रीज सप्लाई। सो डिक्रीज सप्लाई के फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि पुअर नेचुरल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन, राइज इन इनपुट प्राइस बढ़ गया, डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी, हायर प्रोडक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स निकाल दिए कि आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा इस उस पे, ठीक है। सो वहाँ पे भी जो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर सप्लाई बढ़ेगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड सप्लाई बढ़ेगी तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, लाइक सप्लाई बढ़ रही है, और अगर सप्लाई कम होगी सो वी हैव टू जस्ट रिफ्लेक्ट लाइक दिस, ओके। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज नोन एज अ शिफ्ट इन सप्लाई। बहुत ही सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करना है कि शिफ्ट इन सप्लाई से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक सप्लाई वुड इंक्रीज इफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट सेविंग कंप्यूटराइज्ड डिजाइन एट द मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कार्स, ओके। सो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड एज अ शिफ्ट इन सप्लाई। Now understand what we understand by the equilibrium of the supply and demand. देखो हम equilibrium से क्या understand करते हैं? Equilibrium that means वो point, understand equilibrium suppose that just a minute, okay, यहाँ पे understand करते हैं। Suppose that he is the buyer and he is the seller एंड यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज जस्ट लाइक वो प्राइस, इक्विलिब्रियम इज जस्ट लाइक वो पॉइंट जहाँ पे बायर्स जो है इक्वल डिमांड कर रहे हैं और सेलर्स जो है वो इक्वल क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे बायर जो है वो इक्वल क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, और यू कैन अंडरस्टैंड एज अ इक्विलिब्रियम इज अ प्राइस जहाँ पे जो बायर्स हैं वो इक्वल क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं और सेलर्स जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अकर where the supply and demand curve crosses, okay। now you can understand, suppose that we are talking about the like this, so ये हमारा क्या है, ये हमारा डिमांड का कर्व है, ओके। डिमांड क्या है, डिमांड का कर्व, क्योंकि डिमांड हमेशा बायर्स की होती है और प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो है डिमांड जो होती है वो प्राइस बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ा हुआ है, डिमांड कम है, यहाँ प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, यहाँ पे प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, यहाँ प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, ओके। इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड सप्लाई का कर्व है ये, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस और यहाँ पे हमें मिल जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओके। सो ये जो पॉइंट होता है इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, दैट मीन्स ये वो पॉइंट है, ये डिमांड का कर्व है, ये सप्लाई का कर्व है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो बायर हैं वो इक्वल क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो सेलर्स हैं वो इक्वल क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। इन द वेरी सिंपल वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। सो the equilibrium price and the equilibrium quantity occur where the supply and demand curve cross, and the equilibrium occurs where the quantity demanded is equal to the quantity supplied. That means क्वांटिटी डिमांडेड, दैट मीन्स बायर जो है वो जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं इन द दैट इज इक्वल टू द सेलर जो उतनी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये वो प्राइस है, क्योंकि बायर्स हमेशा कम प्राइस पे खरीदना पसंद करते हैं, सेलर्स हमेशा ज़्यादा प्राइस पे बेचना प्रेफर करते हैं, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एग्री है उस प्राइस पे सेम क्वांटिटी खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है। नाउ इफ द प्राइस इज below the equilibrium level, then the quantity demanded will exceed the quantity supplied, and that you can understand with this table, okay। suppose that ये किसी बॉक्स, ये मतलब पर बॉक्स प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। suppose that this is written for the 500 rupees per box, this is 400, 300, 200, 100, this is the price, these are the prices are written, okay। now understand this, so look, जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500। अब अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है, 500 रुपये पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है,
₹500 पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही, दैट इज बिकॉज दिस इज रिटर्न थाउजेंड्स ऑफ द बॉक्सेस, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर। सो ₹500 पे 10,000 क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, 400 पे 12,000 की जा रही है, ठीक है। ये डिमांडेड है, दैट मीन्स ये बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 18,000, ₹100 पे 18,000 लोग जो है या 18,000 जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो हो जाएगी, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं सप्लाई की, सप्लाई दैट मीन्स हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे। सो ₹500 के प्राइस पे सेलर जो है वो 20,000 बॉक्सेस जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। 400 पे 16,000। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे सप्लाइड क्वांटिटी भी कम होती जाएगी, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि दिस इज रिटन 500, 10,000, ओके, जस्ट लेट मी रिमूव, आई होप ये अंडरस्टैंड हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं कि ₹500 और पे 10, सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 10 हियर, सो 500 पे 10 बट सप्लाइड क्वांटिटी दैट इज 20, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, सॉरी, सो नाउ अंडरस्टैंड, जब हम बात करें कि ₹500 पे 10,000 क्वांटिटी डिमांड हो रही है बट 20,000 सप्लाइड हो रही है। अब हम यहाँ मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स अगर मार्केट में कोई सप्लाई जो है वो 20,000 है बट बायर्स केवल 10,000 के लिए ही है, दैट मीन्स ये यहाँ पे कौन सी स्टेट ऑफ द मार्केट रहेगी, डेफिनेटली ये सरप्लस ऑफ द मार्केट रहेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सरप्लस में रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 400 पे डिमांडेड क्वांटिटी कितनी है 12 और सप्लाइड क्वांटिटी दैट इज 16। नाउ अंडरस्टैंड कि ये मार्केट है, यहाँ मार्केट में अब जो मार्केट में जो सप्लाई है वो तो 16,000 की है बट जो डिमांडेड क्वांटिटी वो तो केवल 12,000 है, दैट मीन्स स्टिल जो मार्केट है वो किस स्टेट में रहेगा, दैट इज सरप्लस स्टेट में रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सप्लाइड क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है डिमांडेड क्वांटिटी से, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, सपोज दैट अब हम बात कर रहे हैं कि ₹300 के प्राइस पे जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो आपकी 14,000 है एंड द सेम 14,000 जो है सप्लायर्स जो है सप्लाई कर रहे हैं ₹300 पे, दैट इज 14,000, ओके। सो दिस स्टेट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम बिकॉज इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट और इक्विलिब्रियम इज अ प्राइस जहां पे डिमांडेड क्वांटिटी और क्वांटिटी सप्लाइड दैट ऑल बिकम द इक्वल, ओके। सो यहाँ पे इस 300 प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाएगी, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे अभी प्रेशर ऑन द प्राइस हम कर्व से समझेंगे, ठीक है, राइट। नाउ जब हम बात करते हैं 200 पे, तो देखो अब ये प्राइस बहुत कम आ चुका है, जैसे 500 से बहुत कम आ चुका है और यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो बढ़ चुकी है, राइट। सो ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इस 200 प्राइस पे डिमांडेड क्वांटिटी तो ज़्यादा है बट सप्लाइड क्वांटिटी कम है, दैट मीन्स सेलर सेल नहीं करना चाहते हैं इस प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी, ओके। सो यहाँ पे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 200 प्राइस पे ओनली ये 200 प्राइस पे 16,000 डिमांडेड क्वांटिटी है बट सप्लाइड क्वांटिटी ओनली 10,000 है, दैट मीन्स बायर्स तो है, बायर्स की क्वांटिटी तो 16,000 है बट सेलर्स और सप्लाइड क्वांटिटी केवल 10,000 है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने वाली है, यहाँ पे प्रोडक्ट इस प्राइस पे प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने वाली है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड फॉर द 100 दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 18,000 बट सप्लाइड क्वांटिटी 0, दैट मीन्स सेलर जो है वो इस प्राइस पे जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई नहीं करना चाहते हैं, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ द मार्केट दैट इज अ शॉर्टेज। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल बाई एवरीवन हियर, ओके। नाउ जब हम बात करते हैं दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द प्रेशर ऑन द प्राइस, हम प्रेशर ऑन द प्राइस से क्या अंडरस्टैंड यहाँ पे कर रहे हैं, सो अंडरस्टैंड दिस। लो जब हम बात कर रहे थे कि ये एक मार्केट है, ओके, ये एक मार्केट है जहाँ पे ये बायर्स और ये सेलर्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मतलब डिमांडेड क्वांटिटी वो 10,000 है
और सप्लाइड क्वांटिटी 20,000 है और प्राइस है 500। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए, ठीक है, अगर मुझे एक इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए, दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, मैं क्या चाहूँगा कि प्राइस जो है वो प्राइस इस लेवल तक कम हो जाए जहाँ पे डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी के बराबर हो जाए। दैट्स वाई इट इज़ रिटर्न डाउनवर्ड। ओके, नाउ 400 पे अगेन बिकॉज ये सरप्लस मार्केट है, इसलिए फिर यहाँ पे बात क्या आएगी, डाउनवर्ड की। दैट मीन्स प्रेशर ऑन द प्राइस दैट इज डाउनवर्ड। ओके, नाउ अंडरस्टैंड for the 200 because 300 that is the equilibrium और यहाँ पे pressure on the price that is your neutral. Okay, now for the 200 you can understand that 200 के प्राइस पे अगर फिर से मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिमांडेड क्वांटिटी दैट इज 16,000 और जो सप्लाइड क्वांटिटी है या फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सप्लाइड क्वांटिटी वो 10,000 ही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मार्केट किस तरफ आगे बढ़ेगा? अगर ये 16,000 डिमांड है और 10,000 सप्लाई है, दैट मीन्स मार्केट ये बोलेगा कि अब सेलर के अबाउट भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सप्लाइड क्वांटिटी यहाँ पे कम हो गई है। ओके, अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि हमें अपवर्ड की तरफ मूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा एंड इट इज शोइंग द रेजेस द प्राइस। ओके, तभी हम कहते हैं जब भी किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है वहाँ पे जो प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का बढ़ जाता है, ठीक है, और जब भी मार्केट सरप्लस स्टेट में होता है वहाँ पे प्राइस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। ओके, एंड दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। नाउ अगर हम इस कर्व की बात करें सो यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखो ये मैं फिर से बना देता हूँ, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये प्राइस है, ओके, एंड द क्वांटिटी, बिकॉज हम दोनों ग्राफ जो है वो एक ही चार्ट पे बनाने वाले हैं एंड दोनों में कोई अंतर नहीं है, लाइक सप्लाई एंड डिमांड में कोई अंतर नहीं है। सप्लाई इज ऑल अबाउट द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांड इज ऑल अबाउट द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नाउ अगर हम सप्लाई की बात करेंगे, हम अंडरस्टैंड करते हैं सप्लाई दैट मीन्स सेलर। ओके, सेलर सप्लाई कौन देता है, सेलर देता है, और सेलर प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई क्वांटिटी बढ़ा देता है, ठीक है। अगर हम बायर्स की बात करते हैं, प्राइस कम होने के साथ जो बायर्स की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ डिमांड कर्व एंड दिस इज अ सप्लाई कर्व। नाउ अंडरस्टैंड, लुक ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वी कैन जस्ट नो दिस, दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम point. Now understand this. Okay, in the previous example we understood about this equilibrium point is of the 300 price, right? So this is known as a 300 price, that is the equilibrium point. Now understand this. look ये कर्व किसका है, ये कर्व है डिमांड का, ये कर्व किसका है, ये कर्व है सप्लाई का। अब अंडरस्टैंड करना है इसको, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करेंगे कि ये तो प्राइस का एक्सेस है, ओके, ये क्वांटिटी का एक्सेस है। दैट मीन्स कम प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, कम प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लुक यहाँ पे डिमांडेड, बिकॉज देखो ये कर्व यहाँ पे गया है, ये कर्व कहाँ गया, ये कर्व यहाँ गया, और ये सप्लाई वाला कर्व यहाँ। दैट मीन्स डिमांडेड क्वांटिटी जो है, अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें 100, 200, 300, 400 एंड 500। लुक अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो सप्लाइड है वो तो 100 की है और डिमांड जो है वो 500 क्वांटिटी की है। सो यू विल डेफिनेटली से जब भी डिमांडेड क्वांटिटी ज़्यादा होगी सप्लाइड क्वांटिटी से, वो स्टेज क्या होती है, दैट इज नोन एज अ शॉर्टेज पॉइंट, बिकॉज मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांडेड क्वांटिटी क्या है, कम है। इस पॉइंट की बात करें, डिमांडेड क्वांटिटी कम है, यहाँ पे सप्लाइड क्वांटिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट है सरप्लस की। ओके, अगर जब भी सरप्लस का होगा दैट मीन्स 500, अगर हम यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं प्राइस, अगर हम यहाँ पे 500 प्राइस बोल रहे हैं तो यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जांपल आई हैव रिटन नंबर्स हियर। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड, अगर हम यहाँ पे 500 प्राइस बोल रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस को कम करने की तरफ जो है प्रेशर पड़ेगा, और शॉर्टेज के टाइम पे प्राइस को
इंक्रीज करने के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम विद द सप्लाई एंड डिमांड कर्व. Okay, I hope this point is clear, and the same thing written here, like this is a supply curve, this is a demand curve, this is a equilibrium point, and after that यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है प्राइस को कम करने के लिए, और यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम विद द सप्लाई एंड डिमांड कर्व. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ बहुत ही इजी वे में ये दो चीज़ें मैं और समझा रहा हूँ आपको. दैट इज योर इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट इन द सप्लाई और डिमांड. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ओके, लोग सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था. ओके, नॉर्मल था इन द सेंस कि ये हमारा प्राइस था. ओके, और ये हमारी क्वांटिटी थी, सब कुछ नॉर्मल था. ओके, सो everything is normal, so we can understand this is a demand curve, because demand जो होती प्राइस कम होने के साथ बढ़ती जाती, क्वांटिटी डिमांडेड, और सप्लाई प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाइड क्वांटिटी बढ़ती जाती है. ठीक है, सो ये डिमांड कर्व है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, और क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहे थे यहाँ पे, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. यू नाउ अंडरस्टैंड. अब हुआ ये एग्जाम्पल के लिए, सपोज दैट एक खराब मौसम जो है, बहुत दिनों से खराब मौसम जो है, खराब मौसम की शुरुआत हो गई. ठीक है, अब मौसम जो है वो बहुत ही खराब चल रहा है, अब मौसम कॉन्टिन्यूसली बहुत खराब चल रहा है. ठीक है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो वीट के प्राइसेस हैं, जो गेहूं के प्राइसेस हैं, वो क्या हो गए, सडनली बढ़ गए. अब जब गेहूं के प्राइसेस बढ़ गए, सो यू कैन रिलेट इट टू द वन ऑफ द फैक्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज द इनपुट प्राइस. ओके, सो यहाँ पे इनपुट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्रेड का, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्रेड का, दैट मीन्स उसका वन ऑफ द इनपुट प्राइस, ये जो है वीट जो है, उसके प्राइसेस बढ़ गए. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके प्राइसेस बढ़ गए, दैट मीन्स यहाँ पे इनपुट प्राइस बढ़ गया, दैट मीन्स जो सेलर का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया. अगर सेलर का प्रॉफिट कम हो गया, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सप्लाई एट द सेम प्राइस. दैट मीन्स सेम प्राइस पे सप्लाई जो है वो इफेक्ट होगी. दैट मीन्स जो सेलर है वो सेम प्राइस पे सप्लाई नहीं दे पाएगा जितनी वो सप्लाई दे पा रहा था. ठीक है, सो इस तरह से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, सप्लाई नहीं दे पा रहा था, दैट मीन्स सप्लाई जो है वो कम हो गई. सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई. देखो, पहले यहाँ पे सप्लाई कर्व आ रहा था, अब जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, हम यहाँ पे इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, हम इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं. अब जो सप्लाई है वो कम हो गई. अब जब ये सप्लाई कम हो गई, ठीक है, सो ये सप्लाई कम होगी, दैट इज नोन एज अ इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड, दैट यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो व्हाट इफेक्ट इट एक्चुअली डज. नाउ पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है. यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी हम सप्लाई शिफ्ट की बात करें, अगर सप्लाई जो है वो कम हो गई, सप्लाई अगर कम हो गई, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस. और इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. देखो, बहुत ही क्लियर से अंडरस्टैंड करना है इसको आप, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई कम हो गई, अगर सप्लाई किसी चीज़ की कम हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट अब यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स अब जो प्राइस है वो क्या होगा, वो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस. ओके, नाउ जस्ट रीड दिस. सपोज दैट, जो भी मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज सपोज दैट द स्पेल ऑफ द बेड वेदर रेजेस द प्राइस ऑफ द व्हीट key component of the bread that shift the supply curve of the bread to left. In contrast, the demand curve has not shifted because people's demand, that means जो डिमांड है वो वहीं की वहीं है. क्योंकि मैंने क्या मैंने ही बताया था कि बायर्स को कोई मतलब नहीं है आपकी इनपुट प्राइस क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बायर्स को उससे मतलब नहीं है. ठीक है ना, बायर्स की डिमांड पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर बायर्स को पहले ब्रेड चाहिए, बायर्स को भी ब्रेड चाहिए. ठीक है, so it causes bakers to produce less bread at the old price. That means same price पे जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो अब उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, सो क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाइड. दैट मीन्स सप्लाइड क्वांटिटी कम है, बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक्सीड हो रही है. नाउ you can understand that's why the price is going to rises. Okay, and that is going to encourage the production, thereby raising the quantity supplied while discouraging the consumption and the
क्वांटिटी डिमांडेड, यू कैन अंडरस्टैंड जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है डिमांडेड क्वांटिटी कम होती जाती है, और यही इसको किस स्टेट में लेके आती है, यही इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आती है, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और यही आपको बस अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर ऑल्सो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट इन अ सप्लाई और डिमांड, ओके, उससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। लुक व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अगर डिमांड में शिफ्ट हो गया, अभी हमने किसका पढ़ा था, सप्लाई शिफ्ट हो गई, एक खराब वेदर की शुरुआत हो गई और वीट के प्राइसेस बढ़ गए, और जो की कंपोनेंट था ब्रेड का, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि डिमांड ही शिफ्ट हो गई, सपोज दैट एवरेज इनकम जो है वो फैमिली की इंक्रीज हो गई, या फिर जो एवरेज इनकम किसी इंडिविजुअल एवरेज इनकम जो है अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर कंट्री की, सपोज दैट इंडिया की बात करें, वहाँ पे एवरेज इनकम जो है हर पर्सन की वो इंक्रीज हो गई। जब हम बात करते हैं एवरेज इनकम इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स डेफिनेटली जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। मतलब पहले जितने प्राइस पे जितनी डिमांड आ रही थी, अब उसी प्राइस पे जो डिमांड क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं कि पहले लो ये प्राइस था हमारा और ये हमारी क्वांटिटी थी, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व था, ये हमारा सप्लाई कर्व था, बट अब डिमांड जो है वो बढ़ गई, अब डिमांड हमारी बढ़ गई। पहले डिमांड हमारी ये थी, ठीक है, पहले डिमांड हमारी ये थी, अब डिमांड हमारी बढ़ गई, ओके सॉरी, अब हमारी डिमांड क्या है, बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई मतलब सेम प्राइस पे डिमांडेड क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले इतनी डिमांड थी, अब इतनी डिमांड हो गई, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि ये पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या था, ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कौन सा है, ये है, ठीक है। जब भी डिमांड बढ़ जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड द डिमांड शिप प्रोड्यूसेस अ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड एट द ओल्डर प्राइस, दैट मीन्स अब पुराने प्राइस पे उसी ब्रेड की जो शॉर्टेज है वो जो होगी प्रोड्यूस होगी, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, सो देयर माइट हैव बीन अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी और द इनपुट प्राइस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। ये अलग चीज़ लिखी है, मैं इसको बाद में बताता हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड जब भी हम बात करते हैं डिमांड शिफ्ट की, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है नया, ठीक है, जहाँ पे जो प्राइस है वो भी बढ़ गया और जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड विद द इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट इन द डिमांड, ओके। नाउ जब हम इस बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी सप्लाई की बात करेंगे तो हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है, और जब भी डिमांड की बात करेंगे तो हमेशा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें जो फैक्टर्स होती हैं, लाइक आपके टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, ये सब चीज़ें, एंड बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम, पॉपुलेशन एंड द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड और द टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो शिफ्ट करती हैं किसी डिमांड को, ओके। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीवन, okay, and what things we have understood in this session, I think we understood about the shift in demand, कैसे डिमांड शिफ्ट होती है, जैसे डिमांड मतलब कम होती है या फिर डिमांड बढ़ती है, वो सारे फैक्टर्स हमने पढ़ा। सप्लाई शेड्यूल इज नथिंग बट द टैबलो रिप्रेजेंटेशन कर्व, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the supply schedule, okay. Even one more important thing I just want to convey here, that supply curve कुछ नहीं होता, supply curve is only the graphical representation of the supply schedule, okay, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, and the tabular representation of the price and the quantity supplied. I think this is understandable for everyone. Now the factors that affect the market supply, shift in supply, equilibrium of the supply and demand, that all things we understood now, okay. And that's all for today. I hope this session would be very helpful for everyone, and just like this video, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, जिससे कि वो आपके फ्रेंड्स भी जो है ये सारे सेशंस, स्पेशल सेशंस देख सकें, ओके। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगा ये सेशन, एंड जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस सेशन।